कांग्रेस रहती तो एक्चुअली फार्म लॉ जरूर लेके आती। इस समय सिर्फ उनको डिसरप्ट करना है। इस समय ये इकोनॉमिक्स कर ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस की जो समस्या है वो भट्टा पर सॉल्व है। राहुल गांधी चले गए आंदोलन कराने, उसमें 2 पुलिस वाले मर गए, फायरिंग हो गई, एक किसान मर गया। ये होता है डिसरप्शन। ये भी नहीं है कि उनको लैंड एक्विजिशन से कोई शिकायत है। मेरा शक है कि ये किसी मार्क्सवादी टीचर के असर में रहे होंगे। ये उनकी बीमारी है। ये मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर मार्क्सवाद एक फेल्ड मॉडल है। तेजस्वी आपके अलायंस से बाहर जा ही नहीं सकता है। आपने अति पिछड़ों को दिया नहीं, कांग्रेस ने। तेजस्वी को आपने देने दिया नहीं। उसका जब हार जाएंगे तो कहेंगे कि हुआ नहीं, सब सांप्रदायिक हो गए हैं। पार्टियों का जो चीफ होता है ना, उसको मालिक की जगह सीईओ होना चाहिए। सीईओ अगर है तो सीईओ को हमेशा डर रहेगा कि लात मार के भगा दिए जाएंगे, पार्टी को करके दो, जिता के लाओ। अभी अखिलेश यादव क्या डर है? और ऐसे 5 चुनाव हार जाएंगे तो भी चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र। बोले भारत में आपका स्वागत है। बोले भारत में आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं। वो हैं मीडिया के दिग्गज पत्रकार दिलीप मंडल साहब। दिलीप मंडल साहब सामाजिक न्याय की लड़ाई के पुरोधा हैं और उनका जो योगदान है वो इस दौर के ज़्यादातर पत्रकारों में सबसे ज़्यादा योगदान है। इन्होंने एक ऐसी पौध तैयार की है जो आज सामाजिक न्याय के संघर्ष में चौतरफा योगदान दे रही है। और राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र हो या फिर न्यायपालिका हो, सभी पर जो भी जायज़ सवाल होते हैं वो उठा रही है और वंचितों शोषितों के अधिकार की लड़ाई को लड़ रही है। प्रोफेसर साहब आज हमारे साथ हैं। इनसे हम राजनीति पर चर्चा करेंगे, इनसे हम न्याय की अवधारणा पर चर्चा करेंगे और इनसे हम चुनाव पर बात करेंगे कि चुनाव का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है और किन पार्टियों की जो रणनीति है उसमें क्या कमियां हैं और क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इन सब पे चर्चा होगी। बोले भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, समय निकाला, ये थैंक यू समरेंद्र बहुत जी। बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं सर। आम चुनाव चल रहे हैं और ये अपने अंतिम दौर में हैं, इसलिए बातचीत भी यहीं से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 400 पार जाएंगे और विपक्ष का कहना है कि 150 आ जाए वही बहुत है। आपका क्या आकलन है? देखिए, 400 पार और 150 के मेरे लिए 2 तरह के मतलब हैं। एक तो कि ईवीएम की बहस ख़त्म हो गई। सबको इस इलेक्ट्रल सिस्टम पर भरोसा है। लोगों को लग रहा है कि सरकार जा सकती है, जो अब तक जाती रही है। ईवीएम आने के बाद बहुत सारे चुनाव हो चुके हैं और अल्टीमेटली ये साबित हुआ है कि सरकारें इस देश में बदलती हैं। मेरा यकीन तो उस दिन हो गया था जिस दिन बीजेपी की केंद्र में सरकार रहते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं ले पाई। और महाराष्ट्र आधा देश है अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो। कोई भी सरकार, केंद्र की सरकार अगर ईवीएम से चुनाव जीत सकती है तो वो चुनाव महाराष्ट्र में कम से कम नहीं हारना चाहेगी। तो एक तो मेरे लिए ये मतलब है। दूसरा, किसको कितनी सीटें आएंगी समरेंद्र जी, ये बहुत क्रिटिकल नहीं है। राष्ट्र इन सबसे बहुत बड़ा है। राष्ट्र का जीवन बहुत बड़ा है, राष्ट्र की यात्रा बहुत बड़ी है। मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय राष्ट्र राज्य, एज नेशन स्टेट, हम कहाँ पर हैं और क्या हम ग्लोरी की तरफ जा रहे हैं या कोई हमारी बैकवर्ड जर्नी चल रही है। कोई भी पार्टी जीते, देखिए जितना हारना मतलब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है हर आदमी के लिए जीवन में। यहाँ पर 140 करोड़ का देश है लगभग। उससे महत्वपूर्ण है क्या इस समय हम जिस कंटिन्यूटी में हैं, जिस यात्रा में हैं, वो उसकी दिशा सही है, खास करके आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। और अगर दिशा सही है तो सरकार कोई भी आए उसमें एक निरंतरता की मैं कामना करता हूँ कि उसमें कंटिन्यूटी रहे। और इस मामले में मुझे लगता है कि 1990 के बाद से भारत सही दिशा में जा रहा है। 1990 तक जिसको बहुत अपमानजनक तरीके से दुनिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहती थी, 2% 3% ईयर ऑन ईयर जीडीपी ग्रोथ, उससे हम तेज विकास की यात्रा पर चल पड़े हैं। और भारत ने ऐसे ऐसे दशक देखे हैं जिसमें कि 7-8% तक जीडीपी ग्रोथ देखा है। तो 1990 की जो आर्थिक नीतियां हैं वो सही नीतियां हैं, वो साबित हुआ है। सिर्फ पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच में देखें तो सेंसेक्स 21,000 के आसपास था, आज 75,000 पे है। अब कहेंगे सेंसेक्स से किसको लेना देना है, सिर्फ अमीरों का मामला है। सॉरी, वैसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। 15 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर इस देश में, 15 करोड़ लोग
शेयर मार्केट में किसी न किसी रूप में हैं या जाने की तमन्ना रखते हैं और उसकी उन्होंने तैयारी की है। 15 करोड़ अगर वो एक व्यक्ति, एक परिवार में कई अकाउंट होल्डर हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कई परिवारों में सिर्फ एक अकाउंट होल्डर है, तो भारत की लगभग 40-50 करोड़ आबादी शेयर मार्केट में या तो इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टेड होने की कामना रखती है। नहीं, बड़ा इंडिकेटर है जी। शुरू से। तो इतनी बड़ी आबादी को अगर 21,000 से 75,000 की सेंसेक्स की यात्रा इस देश ने की है, तो सरकार कोई भी आए, और ये किसी एक सरकार का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, इससे उससे बहुत बड़ी बात है, ये नरसिम्हा राव की भी बात नहीं है, किसी मनमोहन सिंह की बात नहीं है, राष्ट्र उससे बड़ा जो मैं कह रहा हूँ। तो इसमें मैं निरंतरता की उम्मीद करता हूँ जो भी सरकार आए। और दूसरा, सामाजिक नीतियों में भी अगर आप देखें तो जो ट्रिकल डाउन हुआ है या कुछ यूनिवर्सल पॉलिसीज़ बनी है कि हर किसी का घर होना चाहिए, हर घर में एक टॉयलेट होना चाहिए, हर किसी को एक मिनिमम बेसिक इनकम होना चाहिए, इन पॉलिसीज़ ने पूरे पानी को उठाया है, तो सारी नाव उठी है, मतलब सारी बोट उठी है अगर, तो इसका फ़ायदा सबको है। और इसमें किनके पास ये नहीं था, एलपीजी किनके पास नहीं थी, किनके घर में टॉयलेट नहीं था, किनके पक्के मकान नहीं थे, तो सोशल पॉलिटिक्स के हिसाब से भी खास करके SC/ST OBCs का पिछले 90 के बाद से वो नावें उठी हैं। ये बीजेपी का ये चुनावी प्लैंक भी है, लाभार्थी वाला जो है, और डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो है बेनिफिट है वो भी है। तो क्या मतलब इससे क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा? फिर मैं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी या किसी पार्टी से बड़ी बात है, क्योंकि देखिए अगर भारत में इस पॉलिटिक्स की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो वो शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी, कि जो लाभार्थी योजना जिसको हम बोलते हैं कि हर किसी के पास एक मिक्सी होनी चाहिए, हर बच्चा पढ़ना चाहिए, जो या हर पढ़ते हुए बच्चे को कुछ स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। अब एक मिक्सी अगर एक परिवार में आ जाती है तो एक औरत का समझिए कि दिन का, और तमिलनाडु तो पीसने वाला राज्य है, डोसा इडली और चटनी का राज्य है। अब वो 2 घंटे जो पिसाई में एक औरत लगा रही थी, वो जैसे ही वहाँ से लिबरेट हुई, विमेन वर्कफोर्स के मामले में तमिलनाडु भारत का नंबर 1 राज्य बन गया। तो जिसको ये लोग फ्रीबीज बोलते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है कि फ्रीबीज हैं, लुटा रहे हैं, लाभार्थी बना रहे हैं, मतलब ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि आप कैपेबल बना रहे हैं। ये कैपेबिलिटी अप्रोच है, ये लुटाने का अप्रोच नहीं है। जो मतलब अमर्त्य सेन से लेकर एस्थर डेफ्लो और ये जो सारा मॉडल है, जो उसको बाद में अभिजीत बनर्जी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, ये वो मॉडल है कि आप लोगों को कैपेबल बनाइए और उसके बाद वो जादू करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हो सकता है कि इस बार की बेनिफिशियरी बीजेपी इसकी हो, क्योंकि बीजेपी ने रहते हुए यूनिवर्सल जो पॉलिसीज़ हैं इसको वो नए लेवल पे ले गए हैं। जैसे भारत के किसी प्रधानमंत्री को ख्याल नहीं आया था कि टॉयलेट घर में होना चाहिए, और मैंने कहीं कहा भी, इसको वो लोग नहीं समझ सकते हैं जिनके पास अपना खेत है। जिनके पास अपना खेत नहीं है, वो अगर उनके पास टॉयलेट नहीं है तो उनके घर की महिलाएं किसी और के खेत में अगर जाएंगी तो वहाँ अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन हो सकता है, गाली पड़ सकती है, डंडे मार के भगाए जा सकते हैं, रेप हो सकता है। तो एक घर में एक टॉयलेट हो, बेशक अब वो उसको और सुविधा है और उसको इस्तेमाल न करना चाहे तो उसकी चॉइस है कि वो वहाँ पर उपले रखता है, ये उसकी चॉइस है, लेकिन चॉइस है कि वो टॉयलेट का यूज़ कर सकता है। ये अपने आप में उस आदमी को कितना कैपेबल बना रहा है। और इसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो वाटर जो कंटामिनेशन हो सकता है वो रुकता है, साफ़ सफाई बढ़ती है, 50 चीज़ें, डिग्निटी। तो ऐसी यूनिवर्सल पॉलिसीज़ में जो भी सरकार करेगी, अगर उसकी वो बेनिफिशियरी है तो है आप, और ये मौका तो सभी सरकारों के पास था कि वो इन सारी चीज़ों को करे। अगर बीजेपी इसकी बेनिफिशियरी है तो इसको रोकने का तो एक ही तरीका है कि जो जहाँ कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं वो इससे बढ़ के कोई मॉडल दिखा दे कि हम जो बेनिफिशियरीज का नंबर्स बढ़ा देंगे, उनको हम और ज़्यादा पहुँचाएंगे, आप हमको वोट डालिए। ये नहीं हो सकता है कांग्रेस आज कहे कि अब हम जादू कर देंगे। हो सकता है लोग उस पर यकीन ना करें कि भाई साहब आपको तो 50 साल 60 साल मिले थे ना। ये सारा जो चीज़ है ये तो इकोनॉमी से लिंक्ड है। राइट। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो उसका एक हिस्सा वेलफेयर पे जाएगा। पर अभी जो कांग्रेस का जो मॉडल है अभी जो चल रहा है, जो ये लोग बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी 1 करोड़ होगा, जो सीलिंग हम बढ़ाएंगे, फिर ये जो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स फिर अब हो रही है, तो ये तो उस पूरे प्रोसेस के अगेंस्ट जाने की बात है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस
बहुत ट्रेजिक है, मतलब दुख होता है, अफसोस होना चाहिए किसी को भी कि कांग्रेस अपने शुरू किए हुए प्रोसेस में डिसरप्टर है, यहाँ पर विध्वंसक की भूमिका में। जिस आपके 90 के आसपास में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने जिन प्रोसेसेस को शुरू किया था, उसमें आप डिसरप्टर के रोल में हैं, और डिसरप्टर के रोल में कई तरह से हैं। जैसे आपने जब कहा कि कास्ट सेंसस करेंगे, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कास्ट सेंसस के साथ जैसे आपने संपत्ति का एक्सरे और पता लगाएंगे किसके पास कितनी संपत्ति, कास्ट सेंसस में आप कैसे पता लगा लेंगे? कास्ट सेंसस में क्या होना है कि सेंसस के 42 क्वेश्चन के बाद एक 43वां क्वेश्चन ऐड हो जाएगा कास्ट। इसमें प्रॉपर्टी का आप कैसे पता लगा लेंगे किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है? और प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करना जो है, ये मानव की वो आदिम प्रवृत्ति है जिसने पूरी सिविलाइजेशन खड़ी की है कि मैं और प्रॉपर्टी बनाऊंगा, मेरे पास और बड़ा घर होगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे पास अच्छे कपड़े होंगे, मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी। ये मोटिवेशन अगर ख़त्म हो जाता है और मैं अपने बच्चे को पास ऑन करूंगा, मेरे बच्चे को और कुछ अच्छा मिले, मैं दे के जाऊँगा, ये अगर मोटिवेशन कोई समाज छीन लेता है तो वो समाज पता नहीं अब वापस गुफा में जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन वो मतलब तरक्की नहीं कर सकता है। तो ये कांग्रेस एक डिसरप्शन तो ये कर रही है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की बात जिस लेवल पे ले आ रही है, बेशक वो कहे कि हमने घोषणा पत्र में नहीं कहा, लेकिन हर आदमी जाके आपका घोषणा पत्र तो पढ़ नहीं रहा है, आपके भाषण सुन रहा है, आपके विचारक जो हैं श्याम पित्रोदा टाइप के जो आपके गुरु हैं उनकी बातें सुन रहा है, तो उसके दिमाग में संदेह आ रहा है कि आप करना क्या चाहते हैं। और चूंकि आप 2 बार हार गए हैं, अधैर्य आ गया है, मतलब इम्पेशेंट हो गए हैं। और सोचिए कि मतलब लोहिया से लेके सारे लोग, कांग्रेस 5-5 बार जीत रही है और वो लोग बर्दाश्त किए जा रहे हैं, झेले जा रहे हैं, जनसंघ बर्दाश्त किए जा रहा है, नेहरू के बाद से इंदिरा तक 5 बार कंटिन्यूटी में कांग्रेस आ रही है। उस समय किसी ने नहीं कहा संविधान खतरे में आ गया। 2 बार में इतना धैर्य कि सब कुछ नष्ट हो जाए, सब बर्बाद हो जाए। आप अभी कह रहे हैं कि आप 1 करोड़ दे देंगे, 1 लाख रुपए दे देंगे। क्या आपकी फिजिकल पोजीशन इस कंडीशन में है? क्या आप अगर पूरा सारा कुछ डिसरप्ट कर देने की जो मंशा है, जैसे आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन रोक देंगे, और आप भारत के उद्योगपतियों को जिस तरह से आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका एक सिर्फ एक्ट, छोटा सा एक्ट देखिए कैसे इम्पैक्ट करता है। 15 करोड़ इन्वेस्टर हैं, टोटल आबादी 40 करोड़ के आसपास है, शेयर मार्केट के चढ़ने से लाभार्थी है। आपने एक शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग, जो भारत दुनिया में बदनाम है, और ऐसे सारे शॉर्ट सेलर बदनाम होते हैं कि वो शेयर मार्केट गिराना चाहते हैं ताकि वो फॉल पर बेट करें, गिरावट पर बेट करें। आपके लिए क्यों जरूरी था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जैसी रिपोर्ट तो हजारों की संख्या में आती है, उसको आपने एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, और इसकी वजह से और शेयर मार्केट में एक मेजर फॉल आया। हिंडनबर्ग तो पैसा ले गया अपना बना के, आपने भारत के शेयर मार्केट के साथ क्या किया? और आपने एक ये भी बनाया कि भारत की इकॉनमी इतनी फ्रेजाइल है कि एक शॉर्ट सेलर इसको गिरा सकता है, और गिरा नहीं सकता था, उसकी औकात नहीं थी। आपने इसको नेशनल एजेंडा बना दिया कि लूट हो गई, लूट हो गई, लूट हो गई। और लूट क्या हो गई उसने आपने साबित भी नहीं किया, तो आप शूट करके चल दिए। आपने यहाँ जो किया कि भारत की क्रेडिट रेटिंग उसकी वजह से गिर सकती है, भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से रुक सकता है, FII कहेंगे कि हम इस मार्केट में क्यों डालें जो एक शेयर शॉर्ट सेलर के कहने पर गिर जा रहा है। शॉर्ट सेलर के कहने पर नहीं गिरा था, आपके उत्पाद करने की वजह से गिरा था। तो आप, मुझे लगता है कांग्रेस इस समय जो कर रही है वो डिसरप्टर है, और एक उसमें बहुत अजीब किस्म का धैर्य आ गया है कि अब तो हमारे नेता राहुल गांधी की इतनी उम्र हो गई, 10 साल जब मौका था तब वो जिम्मेदारी उन्होंने कोई ली नहीं, अब इनकी जिम्मेदारी का कब मौका आएगा तो पता नहीं क्या होगा। इसका जो परिवार के पास पावर फिर से लौटे, इसकी वजह से आप इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में जो कंटिन्यूअस ग्रोथ है, बदलाव है, उसको, और इकोनॉमी का जो एक अच्छा चलता फिरता एक मतलब ढंग का मॉडल आपने खुद बिल्ड किया है, उस पूरी कंटिन्यूटी को भी आप डिसरप्ट कर रहे हैं। आप इन्होंने ये फार्म बिल पे भी किया, जो फेज था कि लिबरलाइजेशन का जो पॉलिसी था उसका नेक्स्ट फेज था कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म होना है, और वो इसलिए भी होना है क्योंकि इंडिया के पास है क्या, लेबर है, और सेकंड है इंडिया वर्ल्ड में सबसे अधिक एग्रेरियन लैंड होल्ड करता है, इवन अमेरिका से भी ज़्यादा करता है। तो अगर हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म नहीं करेंगे और लेबर यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या?
राइट, सही बात है। जो प्रोसेस था उसको वहाँ डिरेल किया। सेकंड चीज़ है कि जो आपने अपना एजुकेशन सिस्टम बनाया है वो आपने इस मॉडल के लिए पर्टिकुलर बनाया। आपने आज की डेट में आप 12 लाख 13 लाख आपका इंजीनियरिंग सीट है जिसमें 8 लाख भर जाता है, 25 लाख ITI का है जिसमें आप 18-19 लाख तक भरते हैं। तो ये 24-25 स्किल्ड लाख जो है स्किल्ड लेबर निकल रहा है एनुअल। ये इसको कहाँ कंज्यूम करेंगे? अगर आप कॉरपोरेट के अगेंस्ट जाएंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे और एग्रेरियन रिफॉर्म भी नहीं करेंगे तो ये जो स्किल्ड लेबर आ रहा है इसको यूटिलाइज कहाँ करेंगे आप? एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि ये मतलब इंडियन स्टेट और इकोनॉमी के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी तरफ आपने इशारा किया और बहुत अच्छे से आपने इसको मुझे लगता है कि एलोबरेट किया कि हम कहाँ पर खड़े हैं, किस क्राइसिस के बहुत पास खड़े हैं। अगर भारत में जो 60-65% तक आबादी इतनी सी लैंड होल्डिंग पर अगर लगातार निर्भर रहती है तो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी आबादी को हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा तो लगातार घट रहा है। मतलब वो लगभग 50% था, आज की तारीख में वो 17, 16, 15 की तरफ जा रहा है और इसको और गिर जाना है। सारी दुनिया में ये हुआ है, किसी भी देश में तरक्की के साथ ये होता है। अभी जिससे आपके जीडीपी का मान लीजिए 15% आ रहा है, इस पर अगर आपकी आबादी का 65% निर्भर है और वो अगर डाउन स्लाइड पर है तो जाहिर है कि आप 65% आबादी लगातार गरीब होती चली जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको आपको वहाँ से निकालना तो है ही है। 65% आबादी को आप वहाँ फंसे हुए नहीं रहने दे सकते हैं। और वही लोग हैं जो कि अगर स्किल्ड हैं तो वो दुनिया भर के काम कर सकते हैं, विदेशों में जा सकते हैं, 50 चीज़ें अगर उनको आती है तो कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस आबादी को वहाँ से निकाला जाए। जैसे बाबा साहब भी इस बार मामले में बहुत स्पष्ट है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर भी कि भारत को एक अर्बन और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बनना है, सारी दुनिया को बनना है। आप अगर वहीं पर फंसा के रख देंगे उस लेबर फोर्स को तो आपको दिक्कत होने वाली है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फार्मिंग को लेकर जो आप उसको ज़बरदस्ती का सब्सिडाइज कर रहे हैं। अभी जैसे क्या है कि सारी दुनिया फूड ग्रेन सरप्लस है, ज़्यादातर लोग अनाज फेंक रहे हैं। भारत में भी देखिए फेंका तो नहीं जाता है, भारत में अनाज अन्न का बहुत महत्व है, उसको मतलब लक्ष्मी माना जाता है और उसको लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं। तो नदी में तो आप डालते नहीं हैं लेकिन अल्टीमेटली उसको बर्बाद करते हैं हर साल। भारत की हर सरकार करती है कि वो FCI के गोदाम में बाहर छोड़ देती है कुछ अनाज ताकि वो सड़ जाए, अंकुर निकले और उसके बाद डस्ट बन जाए और उसके बाद आप उसको निपटाते हैं। तो ये चला आ रहा है, तो मतलब कम से कम ये पिछले 15 साल 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि दरअसल आपके पास स्टोरेज वगैरह की कैपेसिटी नहीं और आपको उतनी ज़रूरत नहीं, आप सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज में जब आपकी मल्टी लेयर फार्मिंग आएगी तो एक खेत का 9 खेत बन जाना है, क्योंकि आप मल्टी लेयर पर जाएंगे। जो दुनिया जा रही है, वेस्टर्न इकोनॉमी जा चुकी है, अब शुरू हो चुका है हाइड्रोपोनिक्स और नए तरह के एग्रीकल्चर आ चुका है। तो आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो इस समय भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं है जो फूड डेफिसिट में है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, सारे फूड सरप्लस, बिहार, सब एक राज्य से दूसरे राज्य इधर से उधर अनाज जा रहा है। क्योंकि आपको अपने राज्य में किसी को अंदाजा नहीं करना क्या ये राइस मिल में इधर से उधर जा रहा है, पूरे बिहार क्रॉस करके यहाँ से बक्सर से अनाज मतलब वो बंगाल के मिल में जा रहा है। तो फूड सरप्लस जब आप हो चुके हैं तब आप कुछ इलाकों के किसानों को, जिन्होंने बहुत ऐतिहासिक भूमिका निभाई है 70s में कि भारत का उन्होंने पेट भरा है, उसके लिए आपने उनको उनका कंपनसेशन है कि जब अनाज सरप्लस हो गया तो भी आप 15 साल तक आप MSP दे के उनको और मतलब आप उसको इनाम आपने दे चुके। लेकिन दे चुके भाई साहब, अगर अब भी आप यहाँ से अनाज खरीदेंगे जबकि कोई राज्य को चाहिए नहीं, आपसे मांग कौन रहा है? तो सिर्फ इसलिए कि आदत पड़ी हुई है। नहीं, होना भी यही चाहिए कि बिहार को अगर ज़रूरत है तो बिहार से पूरा हो। हाँ, हो रहा और है। अगर बहुत जरूरी पड़ता है तो वो छत्तीसगढ़ से आ जाए, यूपी से आ जाए, कहीं से आ जाए। मुझे लगता है कि 50 लाख टन तो उन्होंने सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ ने दिया है, वो बिहार को दे दे। आप ये क्यों जरूरी है कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों को आप MSP की सब्सिडी अनंत काल तक इसलिए देते रहे कि कभी आपने दिया था भाई उनको, उन्होंने एक समय वो अन्नदाता बने, उन्होंने भारत का पेट भरा, इसके लिए आपने उनको 30 साल दिया ना। अब सबसे रिच हैं वो, अब उसका फायदा मिला। ये इस प्रदेश, इस इलाकों को आपने कम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बावजूद आपने इसको अमीर बना दिया, अब अमीरी दे दी ना। अब आप बाकी राज्यों को पनिश नहीं कर सकते हैं इस वजह से
कि वो देर से आए इस रेस में। सेकंड चीज़ और भी थी कि पैसा डायरेक्ट जाएगा, अगर उसी को हम कैलकुलेट करके पैसा भेजेंगे तो लोकल लेवल पे परचेजिंग होगी, लोकल लेवल पे परचेजिंग होगी तो लोकल इकोनॉमी और लोकल फार्मर को फायदा जाएगा, मिडिल क्लास फॉर्मेशन बढ़ेगा, मिडिल हाँ। क्लास बढ़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो था ये तो तय हुआ था ना कि इस लिबरलाइजेशन के बाद नेक्स्ट फेज में एग्रेरियन रिफॉर्म होगा, और ये सारी चीज़ें जब तय हुई थी तो उसको इन लोगों ने क्या किसी प्रेशर में किया, या इनको समझ ही नहीं हो रही है? नहीं, ये कांग्रेस रहती तो एक्चुअली यही करती। कांग्रेस की सरकार इस समय फार्म लॉ जरूर लेके आती है, क्योंकि फार्म रिफॉर्म उनके एजेंडे पे था। इस समय सिर्फ उनको डिसरप्ट करना है। अच्छा, इस समय ये इकोनॉमिक्स कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, किसी तरह सरकार गिरा देना। हाँ, पॉलिटिक्स के यहाँ पर। अच्छा, अगर हम इनने ये किसान को एमएसपी अगर चाहता है तो ये तो नाराज हो जाएगा, तो सरकार से नाराज हो जाएगा, तो चलो इसका फायदा उठाते हैं। मतलब ये पॉलिटिक्स को आप राष्ट्र से ऊपर जब रखते हैं तभी हो सकता है कि आप जिस लिबरलाइजेशन प्रोसेस का नेचुरल कोरोलरी था फार्म रिफॉर्म, आप उसके खिलाफ खड़े हो गए। और ये कैसे होता है, देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये उदाहरण में बहुत फेमसली मैंने उसको कहा है, उसकी काफ़ी चर्चा भी हुई है कि कांग्रेस की जो समस्या है वो भट्टा परसौल है। अच्छा, भट्टा परसौल इज़ द प्रॉब्लम ऑफ कांग्रेस। कि आपको बहन जी की सरकार है, बहन जी की सरकार को आपको डिसरप्ट करना है यूपी में। अब ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा, आपको लग रहा है कि यूपी बिहार जब तक नहीं आएगा तब तक हम पुरानी ग्लोरी पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यूपी बिहार जैसे ही ये जो सोशल पॉलिटिकल प्रोसेसेस हुए, बहुजन आंदोलन और समाजवादी आंदोलन की कामयाबी के बाद आपकी यूपी बिहार में आपकी सीटें खत्म हो गई। मतलब ले दे के कभी एक दो बार आ गया, लेकिन जनरली आप इन दो राज्यों को मिला के 20 का आंकड़ा नहीं पार कर पाते हैं। जब 20 नहीं पार कर पाते हैं तो जाहिर है कि आप देश पर एक छत्र राज नहीं कर पाएंगे। तो अब उनको डिसरप्ट करना है। तो डिसरप्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। डिसरप्ट करने के लिए पहले तो बहन जी के खिलाफ आप 10 मुकदमे डाल दिए, जो इनकी आदत है। इसके ईडी का इस्तेमाल बहुत बाद में हुआ है। ये इन्होंने सिखाया, बनाया भी इन्होंने ही है। सीबीआई थी ही नहीं, सीबीआई राज्यों में घुसे इसके लिए एक अलग से पुलिस फोर्स बनाई गई थी, कांग्रेस ने बनाई थी। सीबीआई जो है वो दिल्ली पुलिस एक्ट से बना है और उनको राज्यों के अधिकार दिए गए। वो तो अपने लोगों के खिलाफ करते थे, अपने लोगों के खिलाफ नेटवर्क को नापा इन लोगों ने, अपने मुख्यमंत्रियों को गिराते थे वो इससे, क्योंकि कोई और दुश्मन था ही नहीं उस समय, अपने ही मुख्यमंत्री थे, उन्हीं को गिराया कर रहे थे। खैर, तो बहन जी को अपने केस उसमें फंसाया है। उसके बाद आपने क्या किया कि ताज कॉरिडोर बन रहा था। समरेंद्र जी, आप कल्पना कीजिए, अगर आप कई बार गए होंगे ताजमहल यमुना नदी के एक तरफ है और दूसरी तरफ से खेत शुरू हो जाते हैं। अभी जहाँ खेत शुरू हो जाते हैं वो ताज कॉरिडोर अगर बनता और 20 5 स्टार होटल होते और 10 मॉल होते और 100-200 बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होते, एक मार्केट होता, और मतलब वो अगर इलाका डेवलप हो गया होता, मेरा अनुमान है कम से कम 5 लाख लोगों का वहाँ रोजगार होता। और वो जगह भी सुंदर लगती अगर आपने उसको ढंग से डेवलप कर लिया था। आप रिवर फ्रंट बना देते, 50 चीज़ें कर सकते थे जो उस योजना में था। अभी आपने मुकदमेबाजी करके इसको रोक दिया। या इस समय जो आप अभी, जैसे मैं इस समय जहाँ बैठा हुआ हूँ अभी, हम लोग नोएडा में, यहाँ से मेरा मन करता है कि कल मुझे बिहार जाना है। एक ऑप्शन है कि फ़्लाइट से चले गए, दूसरा है कि ट्रेन से गए। अगर इन दोनों में टिकट नहीं मिला और फ्लाइट अगर महंगी है तो मैं बस में सवार हुआ और 15-16 घंटे में या 14 घंटे में बिहार पहुंच गया। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि यहाँ से लेकर अब बिहार तक एक एक्सप्रेसवे बन गया, एक सुपर हाईवे बन गया है। इसकी शुरुआत होनी थी यमुना एक्सप्रेसवे से, नोएडा से, आप दिल्ली से आप उसको जोड़ रहे थे आगरा को फर्स्ट फेज में। और आज की तारीख में ये सुपर हाईवे जो है, एक्सप्रेसवे है, इसके आसपास हो सकता है कि 1 लाख करोड़ की इकॉनमी ऑलरेडी तैयार हो रही है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट होगा, फिर वहाँ पर फिल्म सिटी होगी और तमाम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। और मतलब आज की तारीख में कोई आदमी सोचता है कि मैं बुंदेलखंड से सब चीज़ दिल्ली भेज दूँ तो भेज सकता है, 7-8 घंटे में उसकी ट्रक आ जाती है। तो इकोनॉमिक मतलब एक तरह से प्रॉस्पेरिटी का एक कॉरिडोर बना है। अब भाई साहब राहुल गांधी, उनको यूपी चाहिए तो डिसरप्ट करना है तो ये चले गए भट्टा परसौल, और कांग्रेस ने उस आंदोलन को हवा दे दी। भट्टा परसौल से होते हुए इस सड़क को गुजरना था तो लैंड एक्विजिशन होना था। लैंड एक्विजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसी के हिसाब से उन्होंने कंपनसेट किया। और सरकार, किसान थोड़ा बहुत आंदोलन कर सकते थे, उसको राज्य सरकार अपने ढंग से टैकल कर लेती।
कई बार कुछ दे कर, कई बार आयरन हैंड से जो करना पड़ता है। आज की तारीख में भट्टा परसौल के लोग बेहद खुशहाल हैं, क्योंकि उनके आसपास की उनकी ज़मीनें अब महंगी हो गई हैं। भाई साहब राहुल गांधी चले गए आंदोलन कराने के लिए, और आंदोलन वो कांग्रेस ने किया, उसमें 2 पुलिस वाले मर गए, फायरिंग हो गई, एक किसान मर गया। ये होता है डिसरप्शन। तो लगातार करते हैं। इन्होंने दादरी प्रोजेक्ट भी तो इन्होंने मुलायम सिंह के समय पूरा डिरेल किया। और नहीं, और ये भी नहीं है कि उनको लैंड एक्विजिशन से कोई शिकायत है, पर उसी समय इससे इनको फायदा तो नहीं मिल रहा है ना। अब कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन उसी समय आप छत्तीसगढ़ में अपने पसंद के उद्योगपतियों को जमीन मिल सके, इसके लिए आप ऑपरेशन ग्रीन हंट करके आदिवासियों को मार भी रहे थे उसी समय। तो आपकी पॉलिसी नहीं थी कि लैंड एक्विजिशन ना हो, आपकी पॉलिसी थी कि यूपी गवर्नमेंट को डिसरप्ट करने के लिए ये वाला लैंड एक्विजिशन हमको नहीं होने देना। वैसे भी ये मैदानी इलाका था। ये कोई ऐसा भी नहीं कि जंगल था या कुछ नहीं था। तो आप भट्टा परसौल करने गए क्यों थे? अब राहुल गांधी लगातार रोते हैं कि भट्टा परसौल के बाद कॉर्पोरेट मेरे खिलाफ हो गया। बिल्कुल खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं भी लैंड एक्विजिशन तो होना ही है ना। दुनिया में कौन सी इंडस्ट्रियल देश बना है जिसने कि एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर की बगैर इंडस्ट्री खड़ी हुई है? तो कहीं नहीं हुई। तो ये, और आपका शुरू किया हुआ प्रोसेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होना ही है ना, नेहरू के समय से चला आ रहा है। आपने, जैसे मैं जिस शहर का हूँ झारखंड में, वहाँ आपने 60 पंचायत का लैंड एक्वायर किया, तभी एक प्लांट, स्टील प्लांट बना। तो आप ही तो कर रहे थे। हाँ, सब आपको किसी को नहीं, बस किसी को नहीं होने देना है। तो ये जो इनका तरीका है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की पढ़ाई जो हुई है, उनके टीचर्स को देखना चाहिए कि उन्होंने क्या पढ़ा है। मेरा शक है कि ये किसी मार्क्सवादी टीचर के असर में रहे होंगे गंभीर रूप से। और ये उनकी बीमारी है। जब जो मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर मार्क्सवाद एक फेल्ड मॉडल है। वो पॉवर्टी बांटने का मॉडल, गरीबी बांटते हैं, आप प्रोस्पेरिटी नहीं बांटते हैं। आप अमीरी बांटिए ना, आप क्रिएट कीजिए, वेल्थ क्रिएट कीजिए, और उसके बाद आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से 10%, 20%, 30% टैक्सेशन से, कॉर्पोरेट टैक्स से आप लीजिए, और फिर आप स्टेट के पूरे अपरेटस को चलाइए, लोगों को दीजिए। जैसे मतलब फिर मैं तमिलनाडु का उदाहरण दे रहा हूँ। भाई आज की तारीख में तमिलनाडु गवर्नमेंट का मन करता है कि 7,000 करोड़ दे के जो लड़कियां पढ़ रही हैं, वो जब तक पढ़ती रही 1,000 रुपया हर महीने देते रहेंगे। अभी वो जेब से निकाल के 7,500 करोड़ रुपया क्यों निकाल पा रहे हैं? वो पहला स्टेट क्यों बन पा रहा है जो कह रहा है कि मिड डे मील दे दिया, बच्चे आएंगे तो सुबह नाश्ता भी तो करेंगे ना, दे देते हैं, चलो 500 करोड़ इसके लिए भी सही। इसलिए कर रहे हैं कि वेल्थ क्रिएट किया उन्होंने। अभी वो मतलब भारत का फैक्ट्री कैपिटल है, वो ऑटो हब है, वो आईटी का हब बन रहा है। तो मतलब नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, अगर वेलफेयर करना है आपको तो तभी होगा जब आपकी इंडस्ट्री का। आज की डेट में टाटा में 10.5 लाख कर्मचारी हैं, रिलायंस में 3.5 लाख कर्मचारी हैं, टाटा ग्रुप में 10.5 लाख हैं सबसे ज़्यादा, 1.5 लाख के आसपास HCL में है, महिंद्रा टेक में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा पूरे ग्रुप में है। जिसको ये रोज़ गाली देते हैं अडानी, वो अभी आईटी सेक्टर में और इन सब में उस हिसाब से नहीं है, तब भी उसके पास 40-45 हज़ार की वर्क फोर्स है, और ये डायरेक्ट वर्क फोर्स है। इनडायरेक्ट वर्क फोर्स जो है इन सब के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो वेंडर्स और तमाम लोग, वो संख्या बहुत बड़ी संख्या है। एग्जैक्टली। तो अगर आप इनको मार दीजिएगा, तो ये जो अगर आप 1 करोड़ नौकरी दे भी दीजिएगा, पहली बात कि कहाँ से दीजिएगा जब ये मर जाएंगे, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे तब जाके संभव है। आप मैन्युफैक्चरिंग में आइएगा तो रेफरी की भूमिका से हट के प्लेयर की भूमिका में आइएगा, तो सारा कॉन्सेप्ट डिरेल होगा। और अगर आप इन सबको मार दीजिएगा तो ये जो वर्क फोर्स खाली हो जाएगी, इसके लिए आपके पास क्या अल्टरनेटिव है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी डिसरप्टर हैं और कांग्रेस इस समय डिसरप्टर के रोल में। और ट्रेजिक इसलिए है ना समझ जी कि कांग्रेस की लिगेसी क्या है। कांग्रेस ने जिस समय गांधी भारतीय सीन में आते हैं 1919 के आसपास से, तो आप उसके बाद से उनकी यात्रा अगर देखेंगे, उनकी हत्या तक, उनकी हत्या खुद बिरला हाउस के अंदर हुई है। और बिरला, बजाज, सेक्सरिया, हिम्मत सिंह का, ये जो सारे मतलब उस समय के कॉरपोरेट्स थे, जिनके लिए स्वदेशी का आंदोलन चलाया कि ताकि ये इनको और ग्रोथ का मौका मिले, इस सिनर्जी की पार्टी है ये। DNA इनका ये है कि कॉरपोरेट ग्रोथ के साथ चलने वाली पार्टी है, यही इनका मूल स्वभाव है।
हाँ, हम WTO हाँ, के मेंबर रहे हैं, यस। फाउंडिंग मेंबर हैं, हम गेट के और फाउंडिंग मेंबर। भारत में इस समय जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, अंबानी, अडानी, एचसीएल, वो सब इनके समय में कॉरपोरेट बने और सबसे बड़े कॉरपोरेट बने। अंबानी का भारत में सबसे बड़ा कॉरपोरेट बन जाना कांग्रेस के शासन काल में हुआ। अडानी के इस देश के 10 सबसे बड़े कॉरपोरेट में का बन जाना, अडानी ने अपना बिजनेस राजीव गांधी के समय में शुरू किया और सबसे बड़े वो बने मनमोहन सिंह के शासनकाल में। तो आपके प्रोसेस से जो चीज़ें हो रही थी, उसका आपको प्राइड क्यों नहीं आ रहा है? इसका गर्व क्यों नहीं? इसकी आपकी ओनरशिप कहाँ है? जिसकी वजह से भारत में शर्मिंदगी महसूस हो रही आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज क्या में बनने की तरफ जा रहा है, मतलब टॉप 5 में इसकी एंट्री हो चुकी। तो इसका प्राइड आपको नहीं है। अभी आपने सिर्फ इसलिए कि आपको पॉलिटिक्स करनी है, इस वजह से आप अपने बनाए हुए मकान को गिराना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली सिर्फ वो एक एनार्किस्ट बिहेवियर है, एक निहिलिस्ट बिहेवियर जिसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में, कि आपको सब कुछ नष्ट कर देना है। वो था ना कि मतलब जो मजदूर थे वो शुरुआती उनको लगा कि मशीन के आने से रोजगार नष्ट हो जाएगा, तो मशीन में वो कंकड़ डाल देते थे। मतलब ये एक आंदोलन था एक समय, मतलब यूरोप में, कि मशीन चल रही है और उसमें पत्थर डाल दिया, मशीन तो नष्ट हो गई, लेकिन जिस मशीन से आपका रोजगार चल रहा था उसको आपने नष्ट कर दिया। ये असल में मशीन में पत्थर डालने का काम कर रहे हैं। मतलब भारत में इस समय 600 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। इतना बड़ा गोल्ड रिजर्व है। चीज़ें और आप लोगों की कांग्रेस वगैरह के समय शुरू हुई पॉलिसीज के साथ भारत यहाँ पहुँचा है। आप इस कंटिन्यूटी को चलते रहने दें या इससे बेटर कोई मॉडल लेके आए। हाँ, मतलब ये कि लंदन पहुंच गया, अब लग रहा है कि रे तो टोक्यो जाना था हमको। नहीं, टोक्यो नहीं जाना था ना आपको। आपको आपको सब सहारा अफ्रीका के एक देश में अब जाना है। मतलब आप यूं जर्नी के बाद आप यूं करना कोशिश करें तो ये चलेगा नहीं। ये चलेगा नहीं। तो इसलिए क्योंकि अब इंडियन मिडिल क्लास काफ़ी बड़ा हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो अगर इसकी बेनिफिशियरी है। अभी लगभग मेरे गांव में हर घर में अगर मोटरसाइकिल आई है पिछले 30 वर्ष में, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें मोटरसाइकिल नहीं है। अगर ये ग्रोथ आई है तो इस ग्रोथ से अब उनको कहेंगे कि अब चलो साइकिल में चलो, तो नहीं हो पाएगा। ये इसको ये खराब पॉलिटिक्स भी है। ये सिर्फ खराब इकोनॉमिक्स नहीं है, ये खराब पॉलिटिक्स भी है कि आप इंडियन मिडिल क्लास को डराएं कि सबकी मैपिंग होगी और उसके बाद कुछ बंटवारा होने वाला है, एक्सरे करने वाले हैं, कर नहीं पाएंगे। और इसमें एक चीज़ और है, एक जगह ये और गलत कर रहे हैं। मार्क्सिस्ट आइडिया को इस बात को भी देखना चाहिए कि दुनिया में जब क्रांतियाँ हुई फिर क्या हुआ। जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति राजा हटाए गए, रानी को काटा गया, सब कुछ होने के बाद 5 साल बाद ये नए राजा के रूप में नेपोलियन को ले आए थे। क्योंकि कोई भी आदमी, सबसे गरीब आदमी भी अनिश्चितता में नहीं जाना चाहता है। मतलब सिर्फ सोने वाले जिनके पास गोल्ड है वो नहीं डरते हैं, चांदी वाले भी डरते हैं कहीं इससे भी नीचे तो नहीं ले जाएगा। और जिसके पास कम है उसको भी लगता है कि अगर कहीं ये भिखारियों को तो नहीं दे देंगे, और सबको जब देंगे तो कहीं इससे भी तो मैं नीचे नहीं चला जाऊंगा। इस वजह से क्रांतियाँ नहीं होती हैं। आमतौर पर आदमी कंटिन्यूटी पसंद करता है, ग्रेजुअल चेंज पसंद करता है। ये देश के लिए भी सही है, समाज के लिए भी सही है। समाज भी क्रांतियों वगैरह में नहीं जाता। भारत में आप देखिए तो मतलब 2500 साल का जो लिखित इतिहास है, इसमें एक भी सामाजिक क्रांति नहीं है। बहुत डिफ्यूज स्ट्रक्चर है, बहुत लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा। कभी कोई क्रांति भारत में हुई नहीं। भारत के स्वभाव में ग्रेजुअल ग्रोथ है, इवॉल्व होना है, इवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन नहीं है। तो भारत के स्वभाव के खिलाफ अगर कोई आदमी जाएगा तो भारत का सबसे गरीब आदमी भी क्रांति नहीं सोचता है। वो सोचता है कि सरकार से कुछ मिल जाए, हम कुछ कर लें, किसी तरह से बच्चा थोड़ा सा पढ़ जाए, एक ऑटो रिक्शा खरीद लेते हैं, एक नई दुकान लगा लेते हैं, एक चाय की टपरी लगा लेते हैं। क्रांति का इतिहास भी ठीक नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। जिन जो क्रांति वो वापस वहीं चले गए। हाँ, बहुत बदलाव हो गया हो, ऐसा नहीं है। देखिए ना, मतलब लेनिन का देश तो पुतिन का देश बन ही गया ना। हाँ, लेनिन का देश क्या, आप वेनेजुएला का उदाहरण देख लीजिए, आप क्यूबा देख लीजिए। हाँ, वेनेजुएला तो तबाह हो गया पूरा। हाँ, ये सिर्फ इनका ये इकोनॉमिक ही नहीं है। अब आप जैसे हम पॉलिटिकल उस पर आते हैं, इनका एक मेजर पिछले चुनाव में नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और इनका एक है कि हम जातिगत गणना कराएंगे,
हम रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा तो वो भी करेंगे, सीलिंग को ऊपर करने के लिए, सारा इनका नारा है। मतलब ऐसे देखने पे लगता है कि ये ओबीसी की बात कर रहे हैं, या दलित की बात कर रहे हैं, आदिवासी की बात कर रहे हैं, पर इनका मूल स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे यूपी में इन्होंने 17 उम्मीदवार दिए हैं। इस 17 में 6 जो उम्मीदवार हैं वो ब्राह्मण वर्ण से हैं, 4 प्योर 17 में 6? हाँ, प्योर ब्राह्मण हैं। गाजियाबाद डॉली शर्मा, अमेठी किशोरीलाल शर्मा, कानपुर आलोक मिश्रा, रायबरेली से खुद राहुल गांधी जो कि जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, और भारद्वाज कुल के हैं। हाँ, उनके बाद जो है इलाहाबाद और बनारस से 2 भूमिहार ब्राह्मण हैं, उज्जवल रेवती रमन सिंह और अजय राय 2 हैं। इनके बाद 7वें नंबर पे अखिलेश प्रताप सिंह ठाकुर हैं देवरिया से, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवर ठाकुर हैं, और इनके 2 ये मुसलमान हैं अमरोहा और सहारनपुर से, और वो दोनों भी सवर्ण मुसलमान होंगे। हाँ, और 3 दलित हैं जो रिजर्व सीट है, उनमें तो इनकी मर्जी से नहीं है, वो तो होना ही है। तो ले दे के इनके पास जो बहुसंख्यक ओबीसी समाज है, उससे इनके पास सिर्फ 3 उम्मीदवार हैं। राइट। बिहार में भी मुझे वहाँ पर एक बिहार का भी बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल से 7 जनरल सीटों में उन्होंने 5 सवर्ण दे रखे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिहार में पश्चिमी चंपारण ब्राह्मण है, महाराजगंज भूमिहार ब्राह्मण है, भागलपुर भूमिहार ब्राह्मण है, और 2 ओबीसी हैं, 2 एससी रिजर्व सीट है, और 2 मुसलमान हैं। हाँ, मतलब मुसलमान भी मतलब सवर्ण मुसलमान हुए, तो मतलब 7 जनरल में 5 शायद जा रही है सवर्ण के पास यहाँ पर। हाँ, तो हाँ, मतलब अगर सवर्ण मुसलमान जोड़ दिया जाए तो फातमी जी एक में है और एक में नहीं, मोहम्मद जावेद है और एक में तारिक अनवर है। हाँ, तो दोनों ही फिर असराफी हैं, किशनगंज और कटिहार। राइट। तो ये जो दूसरा है, इसमें इनका कास्ट कंपोजिशन है। सेकंड चीज है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इनके पास इस 26 सीट में एक लड़की मिली है, मतलब एक महिला, डॉली शर्मा। वो भी ऐसी सीट जहाँ और वो भी सीट तय ही है कि उनकी मतलब लड़ने वाली सीट नहीं है। हाँ, और दलित में भी एक जगह पीएल बुनिया के बच्चे को बनाया, मतलब वो भी सेकंड जनरेशन है इनके पार्टी का। तो सवाल है कि अगर आप इस कास्ट कंपोजिशन के साथ आप जा रहे हो कि 60% फॉरवर्ड जा रहा है आपके यहाँ, 50% फॉरवर्ड जा रहा है, उसमें भी ब्राह्मण वर्ण सबसे ज़्यादा जा रहा है, तो इस कंपोजिशन से आप लड़ो कैसे? और वो तब जबकि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, कास्ट अरिथमेटिक बैठा रहे हो, कास्ट सेंसस कर रहे हो, और कुछ जाति का आधार पर न्याय देने की बात कर रहे हो। तो दोनों के बीच सिनर्जी कहाँ है? कहाँ? उसके बीच का तारतम्य कहाँ है? उसके बीच का लय कहाँ है? मतलब वो ऑर्केस्ट्रा में एक सुर इधर बज रहा है, एक सुर इधर भाग रहा है, वो तो मतलब और ये उन्होंने पिछले मध्य प्रदेश के भी चुनाव में अगर आप देखेंगे तो ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देने के मामले में बीजेपी ने इनको पीछे कर दिया। इस बार भी परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देने में बीजेपी बहुत शानदार नहीं है, लेकिन कांग्रेस से बेटर है, 100% बेटर। हाँ, तो ये अभी तक जितनी मतलब जो सीटें नहीं, लेकिन ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि आप 17 में आप 6 सीट दे रहे हो, और हाँ, मतलब आप, और आपको उसके बाद भी आप बात कर रहे हो अति पिछड़ा तो लगभग मिसिंग ही है। हाँ, उसके बाद आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो। और हिस्टोरिकली अगर आप देखें कांग्रेस का जो जेनेटिक बनावट है, एक देखिए इकोनॉमी में वो लंबे समय तक नेहरू समाजवाद करके देश की अच्छी खासी बर्बादी कर दी। जिस समय चाइना वगैरह ठीक ठाक ग्रोथ कर गया था, उस समय तो इन्होंने कुछ और किया। उसके बाद जब सही रास्ता किया, उसको भी ये डिसरप्ट कर रहे हैं। अगर सोशल पॉलिटिक्स इनकी देखें तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि ओबीसी के जो बड़े हित के बड़े कार्य हैं, या शेड्यूल कास्ट के हित के जो बड़े कार्य हैं, वो कांग्रेस के शासनकाल में क्यों नहीं हो पाए? जैसे आपको मैं ओबीसी रिजर्वेशन की ही कहानी अगर हम देखें तो संविधान के मूल आलेख में ही आर्टिकल 340 में आ गया था कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए एक आयोग बनेगा, और आयोग इनके लिए सुझाव देगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट तो अंग्रेजों के समय से थी, ओबीसी की कोई लिस्ट नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि एक ओबीसी कमीशन बनाएंगे। ओबीसी कमीशन जब आपका संविधान लागू हो गया तो इसके बाद आपको प्राथमिकता के आधार पर उसको कर लेना चाहिए था, क्योंकि भारत की आधी आबादी का आपका मैटर था। टालते गए। बाबा साहब ने जब इस्तीफा दिया
तो इस्तीफा देने के एक प्रमुख कारण में ये बताया कि 340 में हमने जो ओबीसी बनाने के लिए जो उपाय सोचा था उस पर आपने एक्ट क्यों नहीं किया, ये उनका नेहरू पे एलिगेशन है, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी वजह उनकी हिंदू कोड बिल था, और उसके बाद उनकी पॉलिसी, फिर इनको कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिया गया था। तो ये उन्होंने लिस्ट किया है कि ये वजहें हैं 4-5 जिसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो ओबीसी का सवाल उन्होंने उठा दिया था इतने महत्वपूर्ण ढंग से, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने उसको सीखा नहीं उससे कुछ। नहीं, उसका स्ट्रक्चर मुझे लगता है इतना स्ट्रॉन्ग ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर था कांग्रेस का, वो अलाउ नहीं कर रहा था कि वो आज भी अलाउ नहीं कर रहा है। अभी क्या है कि अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक ब्राह्मण के नेतृत्व में काका कालेलकर कमीशन बना दिया। जब कि आयोग अब बनाना ही पड़ेगा, 340 है, आप कर नहीं सकते हैं कुछ, तो आयोग बना दिया। और उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ले दिया कि हमारी रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती। बताइए तो रिपोर्ट क्यों दिया? तो उन्होंने 3-4 साल खराब किया, उसको रिपोर्ट दे दी। अभी इसके बाद क्या करते हैं, आप दूसरा आयोग बनाते, दूसरा आयोग बनाया ही नहीं इन्होंने। सरकारें चलती रही, नेहरू का पीरियड खत्म हुआ, फिर इंदिरा गांधी का पीरियड शुरू हुआ, आयोग बनाया ही नहीं। अब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो वो बीपी मंडल कमीशन बनाती है 1978 में, और बीपी मंडल की कमीशन अपनी रिपोर्ट 1980 में दे देती है। तब तक सरकार बदल गई है, इंदिरा गांधी की सरकार फिर से आ चुकी है। 10 साल अब फिर वो बैठ गई उस पर, नहीं वो डीएनए में है। हाँ, तो उसके बाद वो हुआ, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या होती है, उसके राजीव गांधी आते हैं, बैठ जाते हैं, फिर 10 साल लागू नहीं करते उसको। अब आज़ादी के बाद किसी वर्ग को अगर आप, जो देश 47 में आज़ाद हुआ, 1990 तक उसको आप कोई राइट्स ही नहीं देंगे जो डिजर्विंग नहीं, और उसके बाद आधी आबादी को आप राइट्स नहीं देंगे, वादा किया गया। और उसके बाद राहुल गांधी आज पूछेंगे कि ओबीसी का अफसर कहाँ है। भाई ओबीसी का अफसर वही होगा ना जो टॉप अफसर, जो 90 वगैरह में नियुक्त हुआ वही तो टॉप अफसर बनेगा। तो आपने तो आने ही नहीं दिया। अब जो कमीशन आपने बनाया काका कालेलकर, फेल किया। पहले तो बनाया नहीं, फिर काका कालेलकर बनाया, फेल किया। उसके बाद आप फिर उस पर लंबे समय तक बैठे रह गए। फिर मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी फिर 10 घंटे उस पर बैठ गए 10 साल के लिए। फिर बीपी सिंह आते हैं, बीपी सिंह के हाथों ये शुभ कार्य होता है देश के हाथों, 50% को भी हमको राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ना है। अभी ये जो पूरा प्रोसेस है ये उनके समय क्यों नहीं हुआ, पहली बात। एक दो और उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं, वो ओबीसी कमीशन बनता है, प्योर ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है कांग्रेस का, उसमें फॉरवर्ड के भी अन्य लोगों के लिए वो स्पेस नहीं है, पाता है। हाँ, नहीं, वो गुंजाइश वो, नहीं। वो आज भी जो उससे जो भी अपना वजूद बनाया वो रिबेल करके बनाया। बीपी सिंह का रिबेल होने के बाद बना, चंद्रशेखर का रिबेल होने के बाद बना। अर्जुन सिंह को भी इन लोगों ने लगभग खत्म ही कर दिया था। लगभग नहीं, पूरी तरह खत्म किया। अर्जुन सिंह ने के हाथ से एक पाप हो गया इनके हिसाब से। 2006 में इन्होंने उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू कर दिया सरकार की मर्जी के खिलाफ। बाकायदा उन्होंने उस समय, उनकी चिट्ठियां हैं कि हम चाहते हैं इसको लागू करें, और वो नहीं लागू कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प उस समय के अखबार अगर आप देखेंगे तो ये सब चल रहा था। अब उन्होंने लागू करने की घोषणा कर दी थी, उनकी तो मजबूरी होगी लागू करने की। लागू करने के बाद भाई साहब ये हुआ कि अर्जुन सिंह फिर कभी जीवन में मंत्री नहीं बने, फिर उनका राज्यसभा रिन्यूअल नहीं हुआ, और उनके परिवार को उस चुनाव में जो हाल हुआ उसके बाद से अर्जुन सिंह मंच पे चढ़ के रोए थे कि मतलब ये हाल हमारा हो गया। तो इतना पनिश किया गया कि वो वहाँ से फिनिश हो गए। और उनका जो एचआरडी मंत्रालय था वो किसको दे दिया? कपिल सिब्बल को, जिन्होंने 2006 में विरोध किया था ओबीसी आरक्षण का। कैबिनेट में मंत्री रहते हुए विदेश से, देश की धरती के बाहर जर्मनी से उन्होंने बयान दिया था कि अर्जुन सिंह ने गलत किया है, ओबीसी रिजर्वेशन लागू कर दिया। तो अर्जुन सिंह का ह्यूमिलिएशन सिर्फ इतना नहीं, उनको हटा दिया गया कि आपको न सिर्फ हटाएंगे, आपकी जगह हम एक ऐसा आदमी लाएंगे जो उस समय जिसने आपका विरोध किया था। इतना ह्यूमिलिएशन, इतना अपमान। अच्छा, कपिल सिब्बल तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एक बार मैंने सुना तो क्या बताऊं मैं, मतलब वो इस देश का कितना बड़ा विलेन है लोगों का अंदाजा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक वो हो रहा था, कॉन्फ्रेंस टाइप का था, डिबेट वगैरह का। उस समय 2G स्पेक्ट्रम और ये सारे मामले चल रहे थे, तो मीडिया थोड़ा एक्टिव था। वहाँ बोलता है कि आप लोग कितना भी लिखो छापो, इससे हमको कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। मतलब ये जो एरोगेंस लेवल है, ये किस लेवल का एरोगेंस लेवल है कि आप कुछ भी कर लो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कितना, मतलब देखिए इस आदमी का पाप कितना है कि
आज रो रहे हैं कपिल सिब्बल ना कि जुडिशरी नष्ट हो गई, इंडिपेंडेंस नष्ट हो गया, और रोज रोते हैं, रोज पॉडकास्ट कर रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम लाने के लिए जो कोर्ट केस हुआ था, जो रंगनाथ मिश्रा के षड्यंत्र की वजह से हुआ, रंगनाथ मिश्रा तो एक अलग ही टॉपिक है जिस पर हम लोग को बात करनी चाहिए। तो रंगनाथ मिश्रा को अपने भतीजे को जज बनाना था, इस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे पाप किए। दीपक मिश्रा जो जज बने और बाद में फिर चीफ जस्टिस बनते हैं, तो वो उन्होंने कॉलेजियम का केस खोल दिया, और केस खोल के फिर केस हुआ, और उसमें कपिल सिब्बल वकील थे। आज जिस चीज के लिए रो रहे हैं उसकी बुनियाद की ईंट इन लोगों ने डाली थी। और मतलब इस देश में जो भी मतलब कोई उत्पात करना चाहता है उसके वो वकील हैं। हाँ, कोई भी आपको उत्पात करने नहीं बस वो भी है। मतलब आप देखिए जुडिशरी का क्या हालत है और इन लोगों का, ये लोग क्या करते हैं। जुडिशरी पर तो हमको बिल्कुल अलग से बात करनी चाहिए, तो खैर अलग ही मतलब हाँ, पर बड़ा सीरियस है। लेकिन ये कि ये जो कांग्रेस की वृत्ति है कि जैसे बहुत सारे छोटे छोटे काम, 2-3 मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। पिछड़ा वर्ग आयोग बना, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के लिए 30 साल का इंतजार करना पड़ा, तब जाके नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इसको पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। और तब तक क्या होता था, जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था तब तक पिछड़ा वर्ग पर कोई अत्याचार या कोई चीज हुआ तो इसकी शिकायत शेड्यूल कास्ट कमीशन में करनी पड़ती थी, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग को अपने राइट्स ही नहीं दिए थे। और ये अब जाके ये सॉल्व हुआ है कि एक किसी टीचर का अगर प्रमोशन रुका है और उसको लगता है कास्ट की वजह से रुका है और ओबीसी का टीचर है, वो शिकायत करना चाहता है, तो उसके लिए जिंदगी में पहली बार एक मौका है अब कि वो जाके शिकायत कर सकता है। सुनवाई हो, कितनी हो, अलग हो, बात है, एक मतलब एक रास्ता खोल दिया, कम से कम स्ट्रक्चर बना दिया गया। अब स्ट्रक्चर है, अब इसके बाद तमाम तरह से उनकी शिकायतें की सुनवाई हो रही है आज की तारीख में कि हमारा क्रीमिलियर का नियम है, मुझे पसंद नहीं है, मैं पिछड़ा वर्ग आयोग में जाता हूँ ना, आज की तारीख में ऑप्शन है। तो ये रास्ता नहीं खुला। नवोदय स्कूल राजीव गांधी ने बनाया। नवोदय स्कूल खास करके ग्रामीण इलाकों में, अच्छे स्कूल नहीं थे तो ग्रामीण इलाकों के बच्चे जा सके, हर जिले में एक स्कूल बनाया। उसमें ओबीसी रिजर्वेशन का इंतजार तब तक करना पड़ा जब तक नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, अब जाके लागू हुआ है। उसमें बताइए, कर सकते थे ना। या ओबीसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पर्याप्त हिस्सेदारी। मनमोहन सिंह की कैबिनेट जिस दिन सत्ता से बाहर हुई है 2014 में, उस पूरी कैबिनेट में एक कैबिनेट मंत्री था ओबीसी का, सिर्फ वीरप्पा मोइली, वो भी साइड लगाए हुए। आज की तारीख में 27 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इस सरकार में। तो आप जब ओबीसी को मारेंगे, ओबीसी को किनारे लगाएंगे, उसको हक अधिकार नहीं देंगे और ओबीसी छिटक जाएगा तो आप कहेंगे सांप्रदायिक हो गया। ओबीसी तो सांप्रदायिकता की पालकिट होता है। वैसा आपने धक्के मार के निकाल दिए ना। आपने नहीं, सांप्रदायिकता की डेफिनेशन भी इनकी बड़ी बहुत अजीब है। लालू यादव को नष्ट करने की सारी कोशिशें कांग्रेस के समय हुई, सारी कोशिशें। सीबीआई को केस इनके समय गया, पहली बार जेल हो गए इसी के समय में, पहली बार इनका कन्विक्शन 2013 में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की इससे पहले 6 सरकार आ चुकी थी, उन्होंने केस को फास्ट ट्रैक करके लालू यादव को सजा नहीं दिलवाई। इस केस को फास्ट ट्रैक करके सजा किसने दिलवाई? मनमोहन सिंह ने, मतलब उस सरकार ने। और सीबीआई कोर्ट है वो, मतलब आप समझ सकते हैं वो, मतलब सीबीआई कोर्ट, सीबीआई किसके अधीन है आपको पता है। सीबीआई कोर्ट से आपने इसको सजा दिलाई और इसके बाद वो कभी चुनाव न लड़ सकें और संसद से बाहर हो जाएं, ये बंदोबस्त किसने किया? हमारे महान क्रांतिकारी राहुल गांधी ने किया। वो फाड़ के फेंक देना चाहिए। और बोला, उन्होंने बयान दिया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाकायदा, ये तो प्रेस क्लब में। कमाल का आदमी है। और सुनिए, सिर्फ इतनी कहानी थोड़ी है ओबीसी की। आपने मुलायम सिंह नाश हो जाए इसलिए आपने उनके खिलाफ डीए केस कर दिया और उनको जेल जाने का डर दिखाया। आपने एक साउथ के सबसे बड़े ओबीसी पॉलिटिशियन करुणानिधि के परिवार के अंदर आप घुस गए और जिस केस में कोई सबूत नहीं था आपके पास, इसके बावजूद आपने उनकी बेटी को, जो इतनी बढ़िया साहित्यकार और कवियत्री हैं, मतलब बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, उस तरह के एक लिटरेरी फिगर वाली कनी मोई को आपने तिहाड़ जेल में डाल दिया। तो आपके पाप कम है क्या? मतलब कांग्रेस के पाप कम है? इस पर पीरियड में दिलचस्प ये है कि बीजेपी का कोई नेता जेल नहीं जा रहा है। अपने सारे लोगों को नष्ट कर देना है ताकि हमारा एक छत्र राज आ जाए। मतलब ये जो नहीं, ये तो शुरू से करते हैं। हाँ, मतलब कोई नेता अगर चढ़ रहा है तो उसको नष्ट कर दो। अपने भीतर भी सबसे ट्रस्टेड एलाई लालू, सबसे उस समय ट्रस्टेड एलाई, सबसे बड़ी पार्टनर डीएमके, इन दोनों पार्टियों को नष्ट कर तेजस्वी का भी इन्होंने नुकसान किया। अभी जो ये पूरा मीटिंग हुआ जिसमें से फिल्टर होके आया,
कि जब सोनिया गांधी ने समअप कर दिया यस, कि मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरमैन रहेंगे और राइट, नीतीश कुमार जो है कन्वीनर हो जाएंगे, तो सोनिया गांधी के समअप करने के बाद उछल के बोलने की क्या ज़रूरत थी कि आप ममता से पूछ लेते हैं। ममता आपकी पार्टनर नहीं है इलेक्शन में, अलायंस में है, मतलब इंडिया ब्लॉक में है, पर आप उनके साथ सरकार नहीं चला रहे हैं। और नहीं, और एक दूसरे से खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हाँ, हैं। चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश के साथ आप सरकार में हैं, उन्होंने Yes. अपनी कैबिनेट में आपको सरकार में Yes. रखा हुआ है, आप तेजस्वी के साथ हैं, और अगर वो सब एग्री कर गए हैं और वो सूत्रधार हैं तो आपको डैमेज करने की क्या जरूरत थी। सही ये तो और आपके अगर बड़े लीडर ने, किसी सीनियर ने बोल दिया तो काटने की क्या जरूरत है। ये तो बड़ा इंसल्टिंग है ना। ये मेंटेलिटी एक्चुअली वही है कि मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, अपना भी बर्बाद कर लूंगा, उसको ही बर्बाद कर दूंगा, उसको ही बर्बाद कर दूंगा। मतलब ये जो वृत्ति है ना, ये बिल्ट नहीं कर सकती है, ये नष्ट कर सकती है। इसीलिए मैं इनको निहिलिस्ट बोल रहा हूँ कि मुझे वही है कि मशीन में पत्थर डाल दूंगा। ये मशीन में पत्थर डालने का जो जो इनका स्वभाव है, इस वजह से ये कुछ भी। हाँ, ये है। अभी इस चुनाव में देखिए, टीम प्रियंका ने सपा के खिलाफ काम शुरू कर दिया था, गठबंधन की बात हो रही है और आप उनके लोगों को तोड़ना शुरू कर रहे हो, उन्हीं को पोक करना शुरू कर रहे हो। अरे भाई, आपके पास बहुत सारा स्टेट है जहां आप सीधी फाइट में, आप उधर ध्यान दे लो, लड़ लो, सही बात है। वो एक वहां पर ये एक्सपेरिमेंट्स करने की क्या जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है तेजस्वी को हर चुनाव में परेशान करते हैं कि इतनी सीटें चाहिए। अरे भाई, थोड़ा बिहार में आपकी नहीं ताकत है, आपका पार्टनर है, वो कहीं नहीं जा सकते। तेजस्वी आपके अलायंस से बाहर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि तेजस्वी को मुस्लिम वोट 20% है, वो चाहिए ही चाहिए, और मुस्लिम वोट में के नेशनल चैंपियन कांग्रेस है, तो वो कहीं नहीं जा रहा है। उस आदमी से आप चलो 2 सीट कम ही ले लो भाई, क्यों जिद कर रहे हो कि मतलब तेजस्वी इस चक्कर में क्या हुआ कि उनको यादव भी मैनेज करना है, उनको मुसलमान भी मैनेज करना है, इस चक्कर में अति पिछड़े को दे नहीं पाए। अति पिछड़ों को देने के मामले में वहां पर नीतीश ने उनको पीछे क्यों कर दिया। वही अगर आपने वहां पर जितनी सीटें कांग्रेस ने मांगी, आपने अति पिछड़ों को दिया नहीं, कांग्रेस ने तेजस्वी को आपने देने दिया नहीं। उसका जब हार जाएंगे तो कहेंगे कि हुआ नहीं, सब सांप्रदायिक हो गए हैं, हिस्सेदारी का सवाल। दो ही सीट गई, अब तो इन पिछड़ों में तो 2 ही दे पाए, 3 तो फॉरवर्ड ले गया इनके ना, और एक तो बच्चा ही ले गया। हाँ, तो ये तो पिछड़ा तो है ही नहीं, उसमें खेल में नहीं आ रहा है। तो मतलब इसमें जो मूल बीमारी है, और कांग्रेस या किसी परिवारवादी पार्टी की समस्या क्या होती है कि उसका नेता अगर 10 चुनाव भी हार लेना तो भी नेता वही रहेगा। ये डायनामिज्म नहीं है। बीजेपी में आज की तारीख में डायनामिज्म है कि नरेंद्र मोदी अगर ये चुनाव और अगला चुनाव नहीं जितवा पाते हैं तो नरेंद्र मोदी को पार्टी किनारे करेगी और एक नया नेता खड़ा कर देगी, जो आडवाणी जी के साथ हुआ या उससे पहले भी हो चुका है। तमाम नेताओं को वो किनारे करते हैं कि नहीं, आपकी लीडरशिप में हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और कोई भी गतिशील पार्टी ये करती है, मतलब ये प्रकाश कारात गए और ईश्वरी आए, मतलब ये प्रयोग करते हैं, सक्सेसफुल हो ना हो, वर्धन गए, ए राजा आए, मतलब एक जो गतिशील पार्टियां हैं वो लीडर्स को, जो टॉप लीडर है उसको हमेशा एक संशय में डालती है कि आप यहाँ परमानेंट नहीं है, डिलीवर कीजिए वरना या जाइए। जो कंपनियां करती हैं कि भाई आपको सीईओ बनाया, अभी सुंदर पिचाई अगर एआई की रेस नहीं जीत पाते हैं बाकी चैट जीपीटी और बाकी प्लेटफॉर्म से, तो गूगल उनको लात मार के भगा देगा ना, मतलब इसमें किसी को संदेह नहीं है। परिवारवादी पार्टी में यह संभव नहीं। लेकिन अगर गूगल के मालिक होते सुंदर पिचाई तो एआई की रेस हार जाते, वीडियो की रेस हार जाते, वो सर्च इंजन की रेस हार जाते, फिर भी सर पे बैठे रहते ना। तो ये मालिक, पार्टियों का जो चीफ होता है ना, उसको मालिक की जगह सीईओ होना चाहिए। सीईओ अगर है तो सीईओ का हमेशा डर रहेगा कि लात मार के भगा दिए जाएंगे, पार्टी को करके दो, जिता के लाओ। अभी अखिलेश यादव को क्या डर है? कोई डर नहीं। वो मतलब अभी कितने चुनाव हार चुके, वो 12 हार चुके, नहीं 12 नहीं, 12 तो जीता उन्होंने, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, और ऐसे 5 चुनाव हार जाएंगे तो भी चलेगी, पार्टी तो रहेगी। अभी तो वही अध्यक्ष बने रहेंगे। बदायूं वाला जो है वो आजमगढ़ चला जाएगा, आजमगढ़ वाला बदायूं आ जाएगा, वाला बदायूं हारेगा, आजमगढ़ में हारेगा, फिर बदायूं हारेगा, फिर भी वो आजमगढ़ अगली बार जाएगा। जैसे अभी 5 इन्होंने यादव दिए हैं पूरे
प्रदेश में, और पांचों के पांचों इनके अपने परिवार से हैं। जबकि इनको सबसे ज्यादा यादव वोट पूरब से मिलेगा, और उधर से वहां से एक भी कैंडिडेट नहीं। एक भी नहीं है। वो आजमगढ़ में भी जो लड़ रहा है वो, और उसके बाद किसी समय यादव नाराज होकर किसी और पार्टी में चला जाएगा तो बोलेंगे यादव गद्दार हो गया। अच्छा, ये जो गद्दारी वाला भाव है, ये जो कि वोटर नहीं हुआ, वो कोई जरखरीद गुलाम हो गया हमारा, ये कम्युनल हो गया। आप ओबीसी को लात मार मार के उसका मतलब शरीर सुझा देंगे, उसके बाद ओबीसी ऑप्शन देखने के लिए कहीं जाएगा तो वो सांप्रदायिक हो गया और वो गद्दार हो गया, और उसको तो मतलब अजीब हो गया। अरे आप नहीं देख रहे हो कि लग रहा है कोई परिवार का वो चल रहा है, मिल्कियत है उसका, बंटवारा हो रहा है। कि एक खानदान है जो शादी भी, दो खानदान है प्रदेश के, वो शादी भी कर लेते हैं एक दूसरे से, और दो प्रदेश में उनकी नहीं चलेगा ना, रूल हो जाती है। भारत की सारी जातियां जग गई हैं, इस समय जागृत अवस्था में है, और हर जाति देख रही है कि हमारा क्या है। राजभर अपना मांग रहा है, लोधी अपना मांग रहा है, पर यादव मांग रहा है, कुशवाहा अपना मांग रहा है। नहीं, मांग सब रहे नहीं, पर परिवार से बाहर यादव मांग रहा है। नहीं दोगे तो कहीं और चला जाएगा ना। अभी बहुत इंतजार थोड़ी करेंगे। यादवों को लगा कि रामकृपाल यादव को कि हमारी सीट तो चली जाएगी, मीसा भारती पास, तो रामकृपाल यादव चले गए ना बीजेपी में। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राज्यसभा में है, अब लोकसभा आप लड़वा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर लोकसभा जीत गई तो राज्यसभा में आपकी एक सीट घट जाएगी ना, परवाह भी नहीं इसकी भी नहीं। अच्छा, घट जाएगी या फिर वहां किसी और को आप खड़ा करेंगे तो वो भी आप हो सकता हो, संभव हो कि आपको दिल्ली का मकान भी चाहिए और दिल्ली में आपको रहना भी है, तो हो सकता है राबड़ी जी आ जाए या कोई और आ जाए, परिवार से ही कोई और आ जाए। लेकिन जब अगला चुनाव होने तक तो फिर आपको मतलब दो सदन के तो सदस्य रहेंगे नहीं, तो आपकी तो गई ना। और अभी आप हार जाएंगे इसके भी तो चांसेस हैं। हाँ, चुनाव है ना, कोई मतलब पक्की गारंटी योजना तो है नहीं कि जीतेंगे। और हारे हुए भी हैं, तो पहले भी हार चुके हैं। तो अगर हार गए तो आपका एक मौका गया। वहां आप अपने परिवार के बाहर यादव ही, अगर यादव बहुल सीट है, यादव ही लगाना है तो एक परिवार के बाहर ले जाओ भाई।